वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हमारे सामने जो पहला तथ्य ये है कि मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो यह पुस्तक हरविंसन ने लिखा। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। तो यह स्टेटमेंट है FW का। शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? जो SWOT है, जिसको शॉर्ट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म बताना है। या ये कहें कि एस का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है और टी का क्या मतलब है। तो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। डब्ल्यू वीकनेस, कमजोरी। ओ अपॉर्चुनिटी, अवसर। और थ्रेट्स मतलब खतरा। टी का मतलब थ्रेट्स। प्रतिबल साक्षात्कार, स्ट्रेस इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? तो स्ट्रेस इंटरव्यू या प्रतिबल साक्षात्कार इसलिए लिया जाता है कि ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। डिप्रिसिएशन किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उस पे डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास लगाया जाता है हर साल। हेनरी फोयल ने 14 प्रिंसिपल जो प्रबंधन के दिए थे, ठीक है, या ये कहें कि हेनरी फोयल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत क्या हैं, हम उसको जानते हैं। तो 14 सिद्धांत में पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। दूसरा प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। चौथा है आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठा है सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौड़, मतलब सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कर्मचारियों को पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन टू पर्सनल। आठवां है केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन। नौवां है श्रेणी श्रृंखला, स्केलर चेन। 10वां है व्यवस्था, ऑर्डर। 11 नंबर पे है समानता, इक्विटी। 12वां है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। और 13 नंबर है इनिशिएटिव, पहल। और लास्ट है सहयोग की भावना, सेंस ऑफ यूनियन या स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये इसका जो है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसमें जो है हेनरी फोयल ने 14 सिद्धांत दिए थे और ये जो है स्पेशली जाना जाता है हेनरी फोयल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत के नाम से। तो इन 14 सिद्धांतों का नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है प्रत्यादेश या मैंडेट। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? तो इन हायरार्किकल थ्योरी जो संगठन का आकार आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, पिरामिड शेप का, जिसमें टॉप पे जो है टॉप, मिडल और बॉटम का क्लासिफिकेशन हो। टॉप, ठीक है, मिडल और बॉटम का क्लासिफिकेशन होगा। जब संस्था के भविष्य में आय निश्चित, यहाँ पे इनकम की बात की जा रही है, ठीक है, आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तब जारी करते हैं ऋण पत्र या बॉन्ड। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं किस का कार्य है, यह है कंट्रोलर का काम, ठीक है, नियंत्रक का काम। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? ये कहलाता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम या विकेंद्रीकृत व्यवस्था। अगला, भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? ये कहलाएगा प्लानिंग, नियोजन। क्रियात्मक फॉरमैनशिप का सिद्धांत, क्रियात्मक फॉरमैनशिप का जो प्रिंसिपल है वो टेलर ने दिया था। पर्यवेक्षीय प्रबंधक या प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? ये होते हैं सबसे निचले स्तर के। पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको जानते हैं प्रथम श्रेणी प्रबंधक। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है कौन? प्रबंध, मैनेजमेंट। ये है हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट पेज, जिसमें हम 1 फरवरी से पटवारी और आरआई के लिए मॉक टेस्ट या ये कहें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके द प्रयागराज इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करना है। इसमें टोटल जो है वो 20 टेस्ट होंगे।
इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो 8318116258 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम। कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता है? तो संगठन के अभाव में कोई भी कार्य शासकीय हो चाहे अशासकीय सफल नहीं हो सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है सफलता के लिए। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? यह है पूर्व क्रिया। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाता है? तो ऐसा संगठन कहलाएगा केंद्रीकृत संगठन, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? ये कहलाएगा मार्गदर्शन, गाइडेंस। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंध के कार्यों में। प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? यह विशेषता है सार्वभौमिक या यूनिवर्सल। तो प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है, किसी व्यक्ति, देश या समाज तक ही सीमित नहीं होता है, ये यूनिवर्सल होता है, सब तक, हर कोई के लिए जो है वो मैनेजमेंट जो है वो पहुंचता है। ठीक है, तो प्रबंध की किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है, यह प्रबंध की सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कैरेक्टर है। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तो यह है बैलेंस शीट में लिखा जाता है। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा, मतलब ये एक प्रोफेशन है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन है। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? तो ये जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में था ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, आगे आइए। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? तो लैक ऑफ फॉलोअर्स। आप नेतृत्व कैसे करेंगे जब कोई है ही नहीं, आपके फॉलोअर ही नहीं है? तो अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना करना कठिन है। प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? तो प्रशिक्षण से मोरल या ये कहें मनोबल में वृद्धि होती है। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? भर्ती प्रक्रिया में या हायरिंग प्रोसेस। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है? जी नहीं, यह एक निश्चित विज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? आपसे पूछा जा रहा है कि पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस किस प्रकार की एजेंसी है? तो ये है एक स्टाफ एजेंसी, स्टाफ अभिकरण। नेक्स्ट, निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देश केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? ये है एकात्मकता का सिद्धांत, यूनिटरी प्रिंसिपल। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरणा का हिस्सा है? ये है नकारात्मक अभिप्रेरणा या ये कहें निगेटिव मोटिवेशन का हिस्सा है। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? ये कहलाएगा वित्तीय विवरण का विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? यह एक नियंत्रक, कंट्रोलर समिति है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो यह इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण करती है? वो सार्वजनिक वित्त पर, मतलब पब्लिक फाइनेंस पे कंट्रोल करने का काम लोक लेखा समिति का होता है। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। जहां लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है? अंकेक्षण या ऑडिट। नेक्स्ट, अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? ये चलता है नीचे से ऊपर की ओर। किसमें? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? यहाँ पे बात की जा रही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ठीक है, सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना, सिमट कर न रहना बल्कि क्या कहलाता है? सत्ता का प्रत्यायोज कहलाता है। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण या कम्युनिकेशन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहलाता है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना, सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिक्री प्रबंधन का एक
कॉमन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, विज्ञापन रणनीति किस प्रबंध का हिस्सा है? तो ये है बिक्री प्रबंधन का। लाभांश डिविडेंड क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि डिविडेंड क्या है, तो यह वह धनराशि है जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको नगद या शेयर के रूप में पे की जाती है, भुगतान की जाती है। या एक सिंपल भाषा में बोले कि शेयर के प्रॉफिट पे मिलने वाला प्रॉफिट शेयर धारकों को लाभांश कहलाता है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है, इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो ये है पेवलोनियन मॉडल। तो पेवलोनियन मॉडल क्या है? मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से ही प्रभावित रहता है। तुलन पत्र या बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण क्या है? तो परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी, या ये कहें परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी। तो शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। ईएसओपी का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस मैनेजमेंट में आता है, तो ये आता है HRM, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, चेक क्या है? यह एक विनिमय पत्र है, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि हुंडी क्या है, क्या? HUND, हुंडी भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या है? ठीक है, तो मार्केटिंग में जो 5C का कॉन्सेप्ट है, ये 5C है क्या? तो एक C का मतलब होता है कस्टमर, मतलब ग्राहक। दूसरे C का मतलब होता है कंपनी। तीसरे का मतलब होता है कंपटीशन, प्रतियोगिता। चौथे का मतलब होता है सहयोगी, कोलैबोरेटर्स। और पांचवा है कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये कहलाया गया पद सोपान या हायरार्कियल सिस्टम। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? व्यवहार में। जॉन और स्टोरी ने मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो वह 4 भागों में वर्गीकृत किया है। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? तो ये है साइंटिफिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट, विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? टांसले, क्लार्क और पाई थे। सभी उत्पादों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। ठीक है, सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। यह स्टेटमेंट है एडम स्मिथ का, एडम स्मिथ का। ठीक है, लेखांकन, अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? तो ये हैं पर्सनल टेस्ट के, व्यक्तिगत परीक्षण के। ठीक है, तो पर्सनल टेस्ट के प्रकार हैं क्या? प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही हैं। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर डाबर का। किसका? डॉक्टर डाबर का। नेक्स्ट, तकनीकी, मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। यह किसके द्वारा पहचाने गए हैं? रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? यह है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा का। वित्तीय अवधारणाओं से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? ये कहलाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरण विश्लेषण। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाएगा जनशक्ति या मैन पावर। शॉप मैनेजमेंट, ये देखिए शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक हैं FW टेलर। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो इसकी संख्या है 14। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? प्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। तो मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो है एलिमेंट है निर्देशन के, डायरेक्शन के। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो विपणन प्रबंधन का क्या है? मार्केट रिसर्च। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? यह एक विशिष्ट योग्यता परीक्षा है, मतलब यह है स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टेस्ट।
नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्यों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फॉलोअर, अनुयायी। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर हैने का। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, मानक लागत। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ, मोरल की तरफ। अधिकार अंतरण क्या है? प्रबंधन की एक तकनीकी है। अप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जा सकता है? मानवीय पक्ष। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह स्टेटमेंट है बैकफील्ड का। तो बैकफील्ड का स्टेटमेंट क्या है? विपणन विचार प्रबंधन का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, बैकफील्ड। नेक्स्ट, मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगा प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्लानिंग के अंतर्गत। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक जीवनदायी तत्व है। ये स्टेटमेंट है पीटर ड्रकर का। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक। ठीक है। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र है ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहां पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध आता है, हाई मैनेजमेंट। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? जन्मजात और अर्जित दोनों में आती है। तो प्रबंध प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, जन्मजात इनहेरेंट भी है और एक्वायर्ड भी है। नेक्स्ट, प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। यह कथन है लुइस एलन का। किसका है? लुइस एलन का। समामेलन से पूर्व की हानि कहां डेबिट की जाती है? गुडविल अकाउंट में। प्रबंध क्या है? तो प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान, दोनों है। तो आर्ट प्लस साइंस दोनों है क्या? मैनेजमेंट। विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? फिलिप कोटलर के द्वारा। तो मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया था। बेंच मार्किंग क्या है? सफल व्यवसाय के साथ तुलना करना बेंच मार्किंग कहलाता है। नेक्स्ट, जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एरर ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं। एरर ऑफ कॉस्टिंग क्या है? जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है अंगूरी लता के रूप में, एज अ वाइन। तो औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नोन एज अ वाइन। नियोजन होता है किसके लिए? भविष्य के लिए। तो प्लानिंग किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह स्टेटमेंट है पीटर एफ ड्रकर का। तो निर्णयन विभिन्न विकल्पों के बीच का चयन है। यह है पीटर एफ ड्रकर का स्टेटमेंट। निर्णयन डिसीजन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन नियोजन का अंग है। ठीक है। तो प्लानिंग का ही पार्ट है डिसीजन। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता जो है नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह स्टेटमेंट है जोड़ का। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स और डॉक्टर मार्शल ने। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? तो जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत डेविड रिकार्डो व लास्ले ने दिया। मजदूरी कोष सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ वेजेस ये दिया गया जे आर हिमल द्वारा। नेक्स्ट, उचित मजदूरी का सिद्धांत एप्रोप्रिएट वेजेस की जो प्रिंसिपल है वो मार्शल एवं पीगू के द्वारा दिया गया था। लिविंग वेज निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी थी? तो हिगिंस ने दी थी। ठीक है, हिगिंस ने निर्वाह मजदूरी की परिभाषा दी थी। भारत में लेखा मानक इस विषय का व्याख्या करता है। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज भारत में लेखा मानक इस विषय की व्याख्या करता है। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम,
जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। तो ये होती है व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। ठीक है, ये है टेस्ट 3 जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसमें 20 मॉक टेस्ट हैं। इस टेस्ट को देने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से द प्रयागराज इंस्टीट्यूट का ऐप जो है इंस्टॉल करना है, और यह टेस्ट जो है वो ऐप पे ही होगा। इस टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 8318116258। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।